नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर रोज अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। शुरुआत आज हरियाणा से ही करेंगे। एक बार फिर हरियाणा के कई इलाकों में साधारण वर्दी में तैनात होगी पुलिस। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिए। अब मंचलों पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने यह अभियान चलाया। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा में सादा वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से ये बड़ी पहल की गई। तमाम पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत उन्होंने निर्देश जारी कर दिए। अब महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले क्षेत्रों में साधारण वर्दी में पुलिस तैनात की जाएगी। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मंचलों के विरुद्ध ये अभियान चलाने के निर्देश पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। इस अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में छेड़छाड़ करने वाले हॉटस्पॉट इलाकों में तैनात रहेंगी ताकि मंचलों पर निगाह रखी जा सके, उन्हें पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये एक बेहतरीन खबर अपने दर्शकों के हवाले हम कर रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक खास पहल की है। सादा वर्दी में महिला कर्मियों को तैनात किया है। अच्छी बात यह है जितेंद्र की कई जिलों में इस अभियान के तहत अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। आप तफसील से बताइए किस तरह की ये मुहिम है, कैसे रंग ला रही है? देखिए, बिल्कुल मुमताज, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहला लक्ष्य जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर के रखा था कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है प्रदेश के अंदर, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो या फिर इसके अलावा भी जो महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं अपने किसी अन्य कार्यों को लेकर के, तो उन्हें सुरक्षित जो है स्टेट के तौर पर महसूस कराया जा सके। और इस प्रकार की जो गतिविधि है, जो मंचलों को लेकर के जो गतिविधि है, खासतौर से कॉलेज स्कूलों के आसपास जो इस प्रकार के हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं या फिर जो मार्केट्स के आसपास इस प्रकार के एरिया है जहां पर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो लगातार रिपोर्ट की जाती हैं, तो उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको सादी वर्दी के अंदर जो है वहां पर जो है रखा जाए ताकि इस प्रकार की जो गतिविधियां उन पर नजर रखी जा सके। क्योंकि इस प्रकार जब पुलिस को इस प्रकार से जब कहीं तैनात किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के अंतराल के लिए, यानी जब पुलिस वहां मौके पर होती है या गश्त लगा रही होती है, तो इस प्रकार की गतिविधि कुछ समय के लिए जो है वो रुकते हुए नजर आती है। लेकिन अगर मंचलों के प्रति इस बात का डर बनेगा कि जरूरी नहीं है कि आसपास कोई ईवीआर या पीसीआर की गाड़ी खड़ी हो या फिर कोई गश्त लग रही हो, पुलिसकर्मी वर्दी के अंदर घूम रहे हो, तभी जो है उनके अंदर ये डर बना रहे, बल्कि सादी वर्दी के अंदर भी जो पुलिसकर्मी हैं वो हो सकते हैं आसपास, और इस प्रकार की अगर गतिविधि अगर वो करते हैं तो उन पर तुरंत एक्शन लेने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। और ये खासतौर से जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उन्हें सेफ महसूस कराने को लेकर के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से लक्ष्य रखा गया था। और कई जगह, क्योंकि लगातार न सिर्फ चंडीगढ़ में ही बल्कि अलग अलग जिलों के अंदर जाकर के भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर बैठक लेते हुए नजर आते हैं। और जब इस प्रकार की बैठक वो लेते हैं तो इस प्रकार के निर्देश इससे पहले बैठकों के अंदर भी वो देते हुए नजर आए थे। प्रेस वार्ता में भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि महिला सुरक्षा उनका सबसे पहला जो कार्य है वो इस पदभार के साथ रहने वाला है। साथ ही साथ जो दूसरी गतिविधि है नशे को लेकर के या फिर जो इस प्रकार के शरारती तत्व, गुंडा तत्व है, उन पर लगाम लगाने को लेकर के भी उनका जो एक्शन प्लान है वो लगातार चल रहा है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अब तमाम जो पुलिस के अधीक्षक हैं उनको एक पत्र लिख करके भी ये कहा गया है कि इस प्रकार के इलाकों को चिन्हित करके जो पुलिसकर्मी है उन्हें तैनात किया जाए ताकि इस प्रकार की जो गतिविधि रिपीटेडली रिपोर्ट होती है उनमें कमी लाई जा सके और उनको खत्म किया जा सके, और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो मंचले हैं, उनके प्रति डर बनाया जा सके। जी, तो जितेंद्र, जाहिर सी बात है ये एक शानदार मुहिम है और अगर रंग भी ला रही है, कई जिलों में इसका असर भी नजर आ रहा है, तो लगता है जितेंद्र कि पूरे ही राज्य में बहुत कारगर साबित होने वाली है आइंदा दिनों में ये मुहिम। देखिए, न सिर्फ ये मुहिम, महिला सुरक्षा को लेकर के डायल 112 के मार्फत मुमताज
एक शुरुआत की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले अगर किसी प्रकार से टैक्सी के अंदर सफर करती है या फिर किसी अन्य गाड़ी के अंदर सफर करती है तो उसको ट्रैक ट्रेस करने का जो ऑप्शन है वो डायल 112 की तरफ से शुरू किया गया। हालांकि ये कंसेंट जो है उस युवती की ही रहेगी कि वो इस प्रकार से जो ट्रैकिंग की जाएगी, एक लिंक जो है उसको प्राप्त होगा और उस लिंक के माध्यम से उसे ट्रैक किया जाएगा जब तक कि वो सेफ अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती है। ये भी एक शुरुआत जो है डायल 112 के साथ जो है की गई है ऐसी युवतियों के लिए जो अकेले आउट स्टेशन या फिर दूर का जो ट्रैवल है अकेले करती हैं टैक्सी या फिर ड्राइवर के साथ में, तो उनको ट्रैक ट्रेस करने का ये पूरा एक डायल 112 के साथ अभियान भी शुरू किया गया है। दिवाली से इसकी शुरुआत की गई थी और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये लगातार चल भी रहा है और इसके जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में अगर किसी प्रकार की ट्रैकिंग को लेकर के कोई दिक्कत होती है, गाड़ी एक निर्धारित समय से अधिक समय तक कहीं रुकते हुए नजर आती है, लोकेशन मूव नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो जिस जगह जो लोकेशन है वो उसने मूव करना बंद किया है वहां पर जो संबंधित जो ईवीआर होगी, नजदीकी जो ईवीआर होगी वो तुरंत हरकत में आएगी और इसको लेकर के जो जानकारी है वो व्यक्ति से भी उसके फोन नंबर के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है और लोकेशन पे जाकर के भी प्राप्त की जा सकती है, ताकि एक सेफ जर्नी जो है अकेले में अगर कोई युवती करती है, कोई छात्रा करती है, महिला करती है, तो उसको भी पूरे तौर पर पुलिस जो है उस पर निगरानी रखते हुए उसे सेफ अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करे। इस प्रकार के भी एक कार्यक्रम की शुरुआत डायल 112 के साथ मिलकर के की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि महिला जो है वो पूरे तौर पर सेफ स्टेट के तौर पर हरियाणा को देखे, हरियाणा की जो छवि है इसको लेकर के वो पूरे देश के अंदर उभर करके आए, इसी ध्येय के साथ ये शुरुआत की गई थी। और अभी जो हॉटस्पॉट्स है जहां पर इस प्रकार से जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वहां पर इसका अच्छा परिणाम भी देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी मिली है, और आगे इसे और तेज करने के निर्देश भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दिए हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे गुजारिश है एक और अहम खबर पर आप ही का रुख करेंगे। बता दें अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र दौरा रहने वाला है। आज स्वामी विवेकानंद जयंती युवा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पंचकुला में वॉकेथॉन का भी आयोजन होगा। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इसे हरी झंडी दिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर इन खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम है। जितेंद्र, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे आज, इस हवाले से भी बताइए। और पंचकुला में वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा जिसे हरी झंडी दिखाएंगे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। आपके पास क्या अपडेट्स हैं जितेंद्र? की जयंती है जिसे पूरे राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हरियाणा के अंदर भी इसमें जो युवा है उन्हें किस प्रकार से आगे प्रेरित करना है और युवाओं को संबोधित करने का काम कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के अंदर रहेंगे जहां पर बड़ी संख्या में युवा जो है वो थीम पार्क के अंदर एकत्रित होंगे। उन्हें संबोधित करने का काम आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। पंचकुला के अंदर अगर हम बात करें तो वॉकाथॉन का जो आयोजन है वो किया गया है। करीब 5 किलोमीटर की ये वॉकाथॉन रहने वाली है, जिसे हरी झंडी दिखाने का काम हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से किया जाना है। और इस वॉकथॉन के जरिए भी युवाओं के अंदर जो है जो संदेश देने का काम किया जाएगा कि किस तरीके से युवा जो है वो बेटर हेल्थ की तौर पर और जो सोसाइटी में स्वच्छता के तौर पर किस तरीके से आगे जो है बढ़कर के युवा अपना योगदान दे सकते हैं। नशे के प्रति युवाओं का किस प्रकार का योगदान रह सकता है, एक बेहतर समाज की ओर किस तरीके से जो युवा है वो अपनी भूमिका जो है उसकी सुनिश्चित कर सकता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के मार्फत ये संदेश देने का कार्य जहां कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल थीम पार्क में युवाओं को संबोधित करते हुए करेंगे, तो वहीं पंचकुला के अंदर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी एक वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखा करके एक संदेश न सिर्फ इस वॉकाथॉन में हिस्सा लेने वाले युवाओं को बल्कि तमाम जो युवा इस वॉकाथॉन के जरिए जो उन्हें जानकारी मिलेगी उनको भी संदेशित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र, बेहद शुक्रिया इन दोनों खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक है आज, तकरीबन 12:30 बजे राज्य सचिवालय में मीटिंग आयोजित की गई है। स्कूल कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती को मंजूरी मिल सकती है आज की बैठक में। वहीं गोबर खरीद पर भी फैसला ले सकती है सरकार। एकल महिलाओं को घर बनाने में भी मदद दे सकती है सरकार। नई भर्तियों और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक है। नई भर्ती और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तकरीबन 12:30 बजे बैठक आयोजित की गई है। आप तफसील से बताइए, क्यों इतना इंतजार है इस बैठक का हिमाचल के लोगों को? बिल्कुल, देखिए, नए साल की ये दूसरी कैबिनेट बैठक हो रही है। पहली बैठक 1 जनवरी को हुई थी और अब आज 12:30 बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। और इसमें एक तो बजट सत्र को लेकर भी चर्चा होनी है। हालांकि तारीखें अभी तय नहीं की जाएंगी, लेकिन चर्चाएं जरूर होनी है। जब बजट तैयार हो रहा होता है, उस दौरान जो बजट अनुमान बनाए जा रहे होते हैं, तो उनकी प्रेजेंटेशन भी मंत्रिमंडल में दी जाती है। तो विभाग वाइज इस तरह की प्रेजेंटेशन कई दी जा सकती है कि अगले साल के बजट में कौन सी बड़ी घोषणाएं हम कर सकते हैं। तो ये एक इंटरनल चर्चा होती है, इसकी कोई बाहर ऑफिशियली जो जानकारी है वो बाहर नहीं आती है, लेकिन चर्चाएं जो इसमें इस तरह की जाती है, क्योंकि मार्च महीने में हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट पेश होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो स्कूलों में बहुत सारे पद खाली चल रहे हैं और अभी रेगुलर भर्तियां करने के मूड में जिस तरह से सरकार नहीं है। कुछ भर्तियों को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे इंटीरियर में स्कूल है जहाँ पर एक अध्यापक है या 2 अध्यापक है, या फिर कई ऐसे भी स्कूल है जहाँ पर अध्यापक नहीं है। तो वहाँ पर गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर भी, गेस्ट फैकल्टी जो भरी जा रही है, उसको लेकर कैबिनेट ने पहले फैसला किया था, लेकिन उसके मापदंड तैयार होने थे। और जानकारी है कि आज की कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मुहर लग सकती है। अगर जो प्रपोजल शिक्षा विभाग की तरफ से बनाया गया है तो कैबिनेट को ठीक लगता है। इसके साथ साथ जो एकल महिलाएं हैं उनको घर बनाने के लिए आर्थिक मदद राज्य सरकार करेगी, इस तरह का भी एक एजेंडा इस कैबिनेट बैठक में आ सकता है। मुख्यमंत्री ने अपने दौरों के दौरान बहुत सारी घोषणाएं की होती हैं और उनको कैबिनेट में अप्रूवल दी जाती है, और ऐसे बहुत सारी घोषणाएं इस कैबिनेट बैठक में अप्रूव की जा सकती हैं आज। और साथ ही जो अलग अलग समय पर जो मंत्री हैं, विधायकों ने भी अपने क्षेत्र में अनाउंसमेंट की होती है। जो सत्ता से जुड़े विधायक हैं, फिर वो मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि आप कैबिनेट से अप्रूव करवाइए। तो वो इस तरह के एजेंडे भी आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक ये होने जा रही है, क्योंकि इस के बाद जानकारी प्रदीप, आपने जिक्र किया कि जो एकल महिलाएं हैं, जो सिंगल महिलाएं हैं, उनको घर बनाने में भी मदद दी जा सकती है राज्य सरकार की तरफ से। जान सकते हैं ये पूरी खबर क्या है प्रदीप? किस तरह से उन महिलाओं को मदद दी जाएगी घर बनाने में? कितनी ये मदद की जाएगी? क्या आर्थिक मदद की बात की जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, जो प्रपोजल तैयार किया गया है उसमें आर्थिक मदद भी दी जानी है, और जानकारी है कि उनको भूमि भी दी जा सकती है, और जो अलग अलग आवास योजनाएं हैं उसके अंतर्गत भी उनको मदद की जा सकती है। लेकिन उनको थोड़ी अतिरिक्त मदद इसमें की जाएगी ताकि वो अपना एक अच्छा घर बना सके वहां पर। और कई महिलाएं प्रदेश में ऐसी हैं, और कई बार एकल महिलाएं मुख्यमंत्री से मिली भी है, जिनकी प्रदेश स्तर की एस्पिरेशन बनी है। उन्होंने कई बार अपनी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखी थी। तो जानकारी है कि आज इस कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा हो सकती है, और उसके बाद इसमें मंजूरी भी मिल सकती है। जी, बेहद शुक्रिया आपका प्रदीप, इस खबर के तह तक पहुंचने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। बैठक में कई विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। तो अहम खबर दे रहे उत्तराखंड के हवाले से, कैबिनेट के बड़े फैसले किए गए। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक के दौरान कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि बढ़ा दी गई है। आवास विभाग के तहत नजूल नीति में भी संशोधन हुआ है। भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई ये नीति 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी मिली। नासिर हुसैन उत्तराखंड से हमारे साथी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, उत्तराखंड कैबिनेट में आम मंथन किया गया, कई बड़े फैसले किए गए। आप तफसील से बताइए क्यों इतनी अहम थी कैबिनेट की ये बैठक? देखिए, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक इस बैठक में कई महत्वपूर्ण धामी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। तमाम मंत्री हुए डिसीजन लिए गए। बहुत सारे थे, लेकिन कुछ प्रस्ताव लगे हैं। इसमें सबसे जरूरी ये कह सकते हैं कि राज्य में जो राजकीय विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उसमें बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और व्यवस्था को चलाने के लिए अब जो आउटसोर्स के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। 25 पदों को स्वीकृति दी गई है कि जो भी महाविद्यालयों के पद खाली है उसमें करीब 25 पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा। इसके अलावा जो नजूल नीति है
क्योंकि नजूल नीति है उसको अब उसमें संशोधन करने की बात कही गई है और अब ये भारत सरकार को भेजी जाएगी मंजूरी के लिए। और इसमें जो 2021 की नजूल नीति है उसमें संशोधन होगा और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो जमीन है, जो फ्री होल्ड जमीनें होनी है, उसकी जो दर थी अब उसको 5% कर दिया गया है। यानी जो भी फ्री होल्ड कराएगा नजूल नीति की जो जमीनें हैं उसमें 5% की दर से उसको पैसा देना होगा। इसके अलावा यूपीसीएल में की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये कहा है कि जल्द ही उसको कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया गया वो ये है कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट बनना है, क्योंकि अब हाई कोर्ट शिफ्ट होना है। उसको पहले कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन चूंकि वहां पर जब से ये बात सामने आई थी कि हाई कोर्ट हल्द्वानी की गोलापार बनेगा, तो तब से वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही थी। क्योंकि अभी इसका नक्शा तय नहीं हो पाया था तो कैबिनेट में इस बात को लेकर के चर्चा हुई और अब उस इलाके की जो जमीनें हैं उसको फ्रीज कर दिया गया है ताकि वहां पर एक नक्शा बन सके। नक्शे के आधार पर जमीन एक्वायर की जा सके, हाईकोर्ट की जमीन और कहाँ कहाँ क्या कुछ बनना है इसका एक पूरा प्लान तैयार किया जा सके। उसके बाद ही लोग वहां पर अपने लिए जमीन खरीद सके, क्योंकि वहां पर अलग तरीके से जमीनें खरीदी जा रही थी, इसलिए उस जमीन के इलाके को फ्रीज कर दिया गया है। जो तीसरा, पर्यटन विभाग में एक बड़ा ओम का शाइन लगना है, जिसको लेकर के अब विशेषज्ञों को इसकी परमिशन दी जाएगी ताकि जो विशेषज्ञ हैं वो इस ओम शाइन को लगा सके। साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग है उसकी जो सेवा नियमावली है उसको भी मंजूरी दे दी गई है। तो ये कई बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि इससे जनता को फायदा हो सके और इसके अलावा और भी कई बहुत महत्वपूर्ण फैसले। ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली अहम खबर भी हम उत्तराखंड से ही अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इस बीच उत्तराखंड में एक नया सब वेरिएंट JN.1 मिला है। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित मिली 72 वर्षीय महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई। राहत की बात यह है कि महिला अब रिकवर हो चुकी है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में एक नया सब वेरिएंट मिला है कोरोना का JN.1। कुछ दिन पहले कोरोना से इन्फेक्टेड एक 72 साल की महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। टेस्ट रिपोर्ट में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हुई, लेकिन गनीमत यह है कि महिला अब रिकवर हो चुकी। नासिर हुसैन हमारे साथ बने हुए लगातार। नासिर, ये नया सब वेरिएंट कोरोना का JN.1 उत्तराखंड में मिला है। हालांकि वो महिला जिनमें इस वेरिएंट की तस्दीक हुई है वो अब ठीक है, सेहतयाब हैं, लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, उत्तराखंड में भी जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने दस्तक दे दी है। हाल ही में 2 लोगों पहले इसको संदिग्ध है व्यक्ति मिले थे, लेकिन उनके जो सैंपल्स भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इसके अलावा जो ये एक नया JN वेरिएंट मिला है इसमें एक महिला में इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि जो 72 वर्षीय महिला है उसका जो सैंपल लिया गया था उसके बाद उसको भेजा गया, उसके बाद सैंपल्स अब पॉजिटिव आया। तो लेकिन ये बात अच्छी है कि अभी तक वो महिला स्वस्थ है और किसी तरह की इसमें ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी व्यवस्था लग रही हो कि वो महिला ज्यादा बीमार है या उसमें काफी किसी तरह की दिक्कत उस महिला को हो। लेकिन इससे अब ये जरूर लग रहा है कि जिस तरीके से कोरोना का जो एक नया वेरिएंट है और उसने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, तो आने वाले समय में और लोगों को दिक्कत हो सकती है। तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार इस बात को लेकर के तैयारियां कर रहा है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो ज्यादा तरीके से यहाँ उत्तराखंड में ना फैले और इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार जो गाइडलाइन वो यहाँ पर जारी की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोई ऐसा संदिग्ध मिलता है तो पहले उसकी जांच और सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके, क्योंकि जो नया JN.1 वेरिएंट है वो काफी घातक है और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि इससे कई जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। जो इस वजह से उत्तराखंड में लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है लगातार कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ये वेरिएंट ना फैले और इसको लेकर भी तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जब एक महिला में इसकी पुष्टि हो गई है तो जाहिर तौर पर नई तरह की जो गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है और स्वास्थ्य महकमा अब अपने अधिकारियों को और ज्यादा सतर्क कर सकता है। ठीक है नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इन खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब हम रुक कर रहे हैं पंजाब का। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ मुक्तसर कोर्ट में 1 करोड़ रुपए के मानहानि का केस दर्ज कराया। भगवंत मान ने दरअसल ओपन डिबेट में बादल परिवार पर हरियाणा में बालासर फार्म के लिए स्पेशल नहर निकालने के आरोप लगाए थे। मुक्तसर कोर्ट ने भगवंत मान को 19 फरवरी के लिए समन जारी कर दिया है। सुखबीर बादल ने भगवंत मान को माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन बादल ने भी कहा कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मानहानि का केस करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि भगवंत मान ने सुखबीर बादल का चैलेंज भी कबूल कर लिया है। तो 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज कराया सुखबीर बादल ने भगवंत मान पर। इसे लेकर अदालत ने उन्हें 19 फरवरी का समन भी जारी किया है। बता दें आपको कि एक ओपन डिबेट में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बादल परिवार पर हरियाणा स्थित बालासर फार्म के लिए अलग से नहर निकालने की बात की। हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। हरसिमरत, पंजाब में इन दिनों सियासी घमासान किसी न किसी बात पर अक्सर होता हुआ नजर आता है। अब सुखबीर बादल ने मानहानि का केस किया है भगवंत मान पर। फरवरी 19 को उसके लिए समन भी दिया गया है मुख्यमंत्री भगवंत मान को। बड़ी बात यह कि भगवंत मान ने उनका चैलेंज स्वीकार किया है, माफी नहीं मांगेंगे, ऐसी भी खबर सामने आई है। आप पूरा मामला बताइए तफसील से, क्या है हरसिमरत? जी बिल्कुल मुमताज, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 1 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ओपन डिबेट का चैलेंज रखा गया था, जहां पर देखने को मिला कि कोई भी विपक्षी दल जो है वो नहीं पहुंचा, चाहे वो अकाली दल था, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो बीजेपी थी। तो वहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी सारे खुलासे किए और श्रोमणी अकाली दल को लेकर के ये खुलासा किया गया था कि उनका जो बालासर में फार्म है वहां से एक नहर जाती है जो कि स्पेशली उनके खेतों के लिए निकलवाई गई है। इसको लेकर के अब जो सुखबीर बादल हैं उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक लीगल नोटिस भेजा था। उन्होंने कहा था कि वो 5 दिन के भीतर इस चीज को लेकर के माफी मांग ली, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बालासर जो खेतों है, जो फार्म की बात की जा रही है, नहर की बात की जा रही है, वो 1955 में बनी थी जब हरियाणा बना ही नहीं था। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। तो इसको लेकर के अब सुखबीर बादल जो है मुक्तसर कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने ये केस जो है वो डाला है। अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये चैलेंज स्वीकार किया है और उनका ये कहना है कि अब मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते जो है वो तारीख पड़े, यानी कि मैं कोर्ट जाऊं और वहां पर मैं इनकी बेनामी प्रॉपर्टी, जिनके ऊपर सुखबीर बादल का नाम नहीं है पर वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उनका भी खुलासा करूंगा। उन्होंने सुख विलास से लेकर के अमेरिका की पार्किंगों तक की बात की है कि जो कि सुखबीर बादल के नाम है और इन्होंने बाहर इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। तो ऐसे एक और वॉर जो है सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार कि किस तरह से दोनों एक दूसरे का जो चैलेंज है वो कबूल करते हैं और किस तरह से आगे जाकर के इसके आगे सबूत रखे जाते हैं। और इसकी डेट जो है वो मुक्तसर कोर्ट में 19 फरवरी रखी गई है। जी मुमताज, बेहद शुक्रिया सिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।